Hello learners, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the NTA UGC NET JRF, ICR NET, SLET, TGT, PGT, TET, Home Science, so you can subscribe our channel and press on the bell icon so you will be get notified when we will update any information regarding the exam or video. This channel is professionally run by professionally experts. If you have any query, so you can mail us on sbscholarsacademy@gmail.com. Today we will discuss about the special feeding syndrome. As we earlier discussed about the diet therapy and what kind of diet are provided in hospitals and what kind of diets are available. So today here we will discuss about the special feeding methods. There is basically three special feeding methods, that is the eternal, parenteral and total parenteral. इसको ये जो पार्ट होता है दैट इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, बट हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत होती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में इससे एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि थोड़े टिपिकल होते हैं और लोग उसको छोड़ देते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एक दो क्वेश्चंस इससे कई बार देखे गए हैं, एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और होपफुली आगे वाले आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे भी जा सकते हैं. सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंटरनल फीडिंग मेथड का. इंटरनल फीडिंग मेथड जो होता है वो ओरली या ट्यूब फीडिंग के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है. बहुत ही की पॉइंट्स है जो आपको सिर्फ याद करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं जाएंगे, बस जो की पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं बस हम उसी के साथ गो थ्रू करेंगे. इंटरनल फीडिंग का मतलब क्या होता है? विद इन और बाय द वे ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. सबसे पहला तो ये होता है कि इंटरनल फीडिंग जो होती है वो ट्यूब फीडिंग के थ्रू होती है या तो ओरली होती है. दूसरी चीज़ हम इस बारे में बात करेंगे कि ये किसके थ्रू होती है, ये विद इन या बाय द वे ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू होती है. अब हम डिस्कस करेंगे ट्यूब फीडिंग क्या होती है. दिस इज डन थ्रू द पासिंग अ ट्यूब. ट्यूब फीडिंग जो बेसिक होती है कि एक ट्यूब होती है जो आपके बॉडी में डिफरेंट पार्ट से पास की जा सकती है, लाइक वो आपके नोज से जा सकती है, वो आपके माउथ से जा सकती है, वो डायरेक्ट आपके स्टमक से जा सकती है. तो अब हम डिस्कस करेंगे किस पार्ट को क्या क्या कहते हैं. अगर हम नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग की बात करें तो दिस इज थ्रू द नोज इनटू द स्टमक. अगर नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग कहते हैं तो ये आपके नाक से सीधे आपके स्टमक में जाती है. अगर हम नेजोड्यूडोनल की बात करते हैं फीडिंग की तो ये आपके नाक से सीधे आपके ड्यूडोनल मतलब आपके स्टमक का जो ड्यूडोनल पार्ट होता है, इंटेस्टाइन का जो ड्यूडोनल पार्ट होता है उसमें जो जाती है उसको हम बोलते हैं नेजोड्यूडोनल फीडिंग मेथड. बेसिकली ये जो मेथड होते हैं नेजोगैस्ट्रिक और नेसोड्यूडोनल, ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किए जाते हैं और शॉर्ट टर्म मीन्स फॉर 3 to 4 वीक्स. अब हम बात करेंगे गैस्ट्रोस्टोमी फीडिंग. ये जो होती है ये एब्डोमेन से इनटू स्टमक, ये सीधे आपके स्टमक में जाती है एब्डोमेन से होते हुए. और अगर हम जेजुनोस्टोमी की बात करें तो ये आपकी पाइलोरस से लेके सीधे जेजुनम में जाती है. ये आपके मेजरली स्टमक वाले पार्ट में जाती है और आपकी ये स्टमक के जेजुनम इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट में जाती है. तो आपको ये की पॉइंट्स याद करने की ज़रूरत है कि नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग कहाँ से जाती है, नेजोड्यूडोनल कहाँ से जाती है और गैस्ट्रोस्टोमी कहाँ से जाती है और जेजुनोस्टोमी, क्योंकि इससे कई ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आगे आने वाले में भी क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं. और जो ये दो फीडिंग्स होती हैं दैट इज़ द गैस्ट्रोस्टोमी एंड जेजुनोस्टोमी, इसको हम लॉन्ग टर्म फीडिंग भी कहते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे ट्यूब फीडिंग कैसी होनी चाहिए. ट्यूब फीडिंग बेसिकली न्यूट्रिशनली एडुकेट होनी चाहिए, वेल टॉलरेटेड होनी चाहिए कि पेशेंट उसको टॉलरेट कर सके. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको बहुत हैवी बना दे रहे हैं. बेसिकली जो भी आप इंटरनल फीडिंग के लिए जो भी ट्यूब फीडिंग के लिए आप लिक्विड तैयार करते हैं वो न्यूट्रिशनली एडुकेट होना चाहिए. मतलब उसमें हर तरह की न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होनी चाहिए, चाहे मैक्रो हो चाहे माइक्रो हो. लाइक उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, हर चीज़ उसमें एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए. इस तरह से जैसे आप एक कॉम्बिनेशन दाल चावल इन सब का कॉम्बिनेशन लेके इसको पीस के आप लिक्विड की तरह बना सकते हैं. साथ ही ईजिली डाइजेस्टेबल होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत हैवी फीड बना दें तो सामने वाला उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है. इनएक्सपेंसिव होना चाहिए ताकि कोई भी पर्सन उसको ईजिली अफोर्ड कर सके. अब ये किसके लिए होती है ट्यूब फीडिंग? यहाँ पे नॉट मिस हो गया. वन हु कैन नॉट swallow ड्यू टू सीरियस इलनेस.
लाइक पैरालिसिस, डिप्थीरिया या पोलोमिलाइटिस। मतलब कई ऐसी डिजीजेस होती हैं जिस डिजीज़ में हमारे गले में प्रॉब्लम हो जाती है, हम खा नहीं पाते हैं, या पैरालिसिस की कंडीशन होती है जिसमें हम लोग खा नहीं पाते, तो इस कंडीशन में भी हमें फीडिंग की ज़रूरत होती है। परसिस्टेंट टू एनोरेक्सिया, ऐसा कई बार देखा गया है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं कि वो फिट एंड फाइन होते हैं बट स्टिल वो नहीं खाते हैं और धीरे धीरे इस कंडीशंस की वजह से वो माल नरिश्ड हो जाते हैं और फाइनली उनको हॉस्पिटल में एडमिट करके फीड देनी पड़ती है। तो उस कंडीशन में भी, जिसको हम एक नॉर्मल टर्म में एनोरेक्सिया कहते हैं, उस कंडीशन में भी ट्यूब फीडिंग प्रोवाइड कराई जाती है। सेमी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस पेशेंट्स को पोस्ट सर्जरी, क्योंकि सर्जरी के बाद एकदम हम पेशेंट को खिला नहीं सकते हैं, तो इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, बट मोस्टली इट इज़ रिकमेंडेड दैट कि पोस्ट सर्जरी जो होता है वो पेशेंट को फीडिंग, ट्यूब फीडिंग ऐसा कुछ। बेबीज़ विद वेरी लो बर्थ वेट, क्योंकि वो भी बिल्कुल खा नहीं सकती, उनके ऑर्गन्स मैच्योर नहीं होते, वो बिल्कुल भी मिल्क को सक नहीं कर सकते, मदर मिल्क नहीं ले सकते, तो इस वजह से उनको भी फीड प्रोवाइड कराई जाती है। सीवियर डायरिया में भी यही कंडीशन होती है, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंटली स्टोल्स होते हैं, आपके एनर्जी लेवल बहुत लो होता है, तो उस कंडीशन में भी कई बार आपको फीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। फूड टू बी यूज इन ट्यूब फीडिंग, किस तरह के फूड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं ट्यूब फीडिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल फार्मूला कंटेन्स फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स। बेसिकली फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स जो होता है वो यूज़ होता है इंटरनल फीडिंग में। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे सकते हैं कि व्हाट इज़ द एफओएस एंड इन विच फीडिंग इट इज़ यूज्ड। तो आपको दोनों टर्म्स में इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पहली बात तो एफओएस क्या होता है। एफओएस इज़ द फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड, और ये बेसिकली इंटरनल फार्मूला में, जो कि इंटरनल ट्यूब फीडिंग में यूज़ होता है, उसके पर्पज़ से ही हमें यूज़ होता है। इसका क्या बेसिक पर्पज़ होता है, फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स को हम कैसे समझेंगे। ये क्या होता है, जब भी फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स फार्मूला हम लेते हैं, दिस इज द फर्मेंटेड बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। हमारे इंटेस्टाइन में जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो उनके थ्रू फर्मेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, और इस वजह से जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को अब्जॉर्प्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और ड्यू टू दैट रीज़न जो पर्सन होता है वो ईजिली रिकवर होना धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसके जो बॉडी में एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन का प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है, वो कहीं ना कहीं सही होने लगता है और पर्सन उसको हीलिंग करने लगता है। अब कौन कौन से फूड्स उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल लिक्विड्स हम ले सकते हैं, जैसे होल और स्किम मिल्क, एग, सम फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्ट्रेन्ड सीरियल्स, इस तरह का भी हम उसमें ले सकते हैं। अब इसको हम अलग से डिस्कस करते हैं। ब्लेंडराइज्ड क्या होते हैं और एलिमेंटल डाइट्स क्या होती हैं। ब्लेंडराइज्ड फीडिंग वो होती हैं जिनको हम बहुत सारे उसको मिक्स करके बना सकते हैं, जिसमें ब्लेंडेड मेक थिन लिक्विड विच कैन पास थ्रू द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। सपोज दैट कि बहुत सारे फूड आपने सारे फूड ग्रुप्स के आइटम्स ले लिए, आपने दाल ले लिया, चावल ले लिया, कुक वेजिटेबल्स ले ली आपने, उसके साथ साथ आपने मिल्क ले लिया, सारे आइटम्स आपने कलेक्ट कर लिए, उसको ब्लेंड करके आप उसकी फीड तैयार करेंगे, जिसमें कि जो वाटर होना चाहिए वो 1500 ml होना चाहिए, ताकि वॉल्यूम मेकअप हो सके। और जो आप फीड तैयार करेंगे, उस फीड की जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो उस फीड से हमें ये देखना है कि उसको 1500 कैलोरीज भी प्रोवाइड हो और साथ ही साथ 50 ग्राम प्रोटीन। तो फीडिंग का जो फॉर्मूला होता है ये भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि फीड जब किसी के लिए प्लान करी जाती है तो इट शुड बी नोटिसेबल दैट कि उसकी जो कैलोरीज और प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं पेशेंट को मिलना चाहिए। एलिमेंटल डाइट्स क्या होती हैं। नॉर्मल फूड्स में बी रिप्लेस्ड बाय द प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन ईजी एसिमिएबल फॉर्म्स। एलिमेंटल डाइट्स वो होती हैं कि सपोज दैट इन अ वेरी सिंपल फार्मूला अगर मैं कहूँ कि एक एडिशनल डाइट की तरह होती है, कि अगर आप सपोज दैट कि किसी को भी आप एक एडिशनल जिसे प्रोवाइड कर देते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ इस तरह का होता है। कॉम्प्लान इज़ द कॉमन कमर्शियल मिक्सचर ऑफ मिल्क, प्रोटीन, केसीन ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो अगर हम एक जनरल एग्जांपल लें अगर अभी के समय की, तो कॉम्प्लान एक ऐसा फूड प्रोडक्ट है, एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें इस तरह के जो प्रोटीन, केसीन होता है वो अवेलेबल होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है। तो बेसिकली ये चीज़ें हमने देखी कि एलिमेंटल डाइट्स में ये होता है। अब फीडिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि कितना क्या होना चाहिए, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लूइड जो होता है वो 30 ml पर kg होना चाहिए। एनर्जी 25 to 45 कैलोरी kg होनी चाहिए। प्रोटीन
1.2 से 1 से 2.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से होना चाहिए। नॉन प्रोटीन कैलोरीज जो होती हैं दैट इज़ 50-50 के रेशियो में होनी चाहिए, और क्रिटिकल इलनेस की कंडीशंस में 60-40 का रेशियो होना चाहिए। अब हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में पहले बता चुकी हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, बट देयर इज एन एग्जाम्पल गैस्ट्रोस्टोमी फीडिंग प्लेस थ्रू इनटू। अब इसमें आपको एग्जाम्पल सेट करना है कौन से मतलब हो सकते हैं, जैसे ड्यूडोनम का भी मैंने बताया था आपको, स्टमक का भी बताया था। तो फिलहाल गैस्ट्रोस्टोमी फीडिंग जो होती है वो स्टमक के थ्रू पास होती है और प्लेस्ड होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो आप इसको अच्छे से पढ़िए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ आप हमारे मेल ID sbscholars@gmail.com पे भी हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।